दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1991 में आई सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म खूनी पंजा को। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा, हत्या और प्रतिशोध की आग एक आत्मा को वापस इस दुनिया में खींच लाती है। कहानी धीमे धीमे नहीं बल्कि सीधा डर में कूदती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सीमा के पति अजीत का एक दूसरी औरत उषा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस रात सीमा उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। जैसा कि परिचय में दिखाया गया है कि वो अपनी माँ के घर जाने का नाटक कर रही थी। अजीत और उषा सीमा की हत्या कर देते हैं और एक माली की मदद से उसकी लाश को गुप्त रूप से कब्रिस्तान में दफना देते हैं। अजीत के परिवार में उसकी माँ रमा, उसकी बहन और उसका छोटा भाई अजय शामिल थे। कुछ दिनों बाद वो अजय की शादी पिंकी मेहता नाम की एक लड़की से तय कर देते हैं जो अजय से प्यार करती है। उस रात कब्रिस्तान के पास युवतियों का एक समूह वॉलीबॉल खेल रहा था। अचानक गेंद आंगन में गिर गई। पिंकी उसे लेने गई। सीमा की प्रतिशोधी आत्मा पिंकी के शरीर में प्रवेश कर गई और उसके शरीर और मन दोनों पर कब्जा कर लिया। उसकी एक सहेली, जिसका नाम भी उषा है, उसे ढूंढने और माली के घर पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन माली के जवाब के बाद कि उस नाम की कोई लड़की नहीं है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वो पिंकी के माता पिता के पास पहुंचती है और पिंकी के पिता और दोस्त दोनों उसे बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। घर पहुंचने पर पिंकी का डॉक्टर इलाज करता है। उठने पर वो उषा को उस पर नजर रखते हुए देखती है। उसकी असली शक्ल सफेद पुतलियों के साथ सामने आती है। हालांकि ये सीमा की आत्मा थी जो उषा को उसे मारने के बारे में सोच रही थी। अजय और पिंकी उषा के घर जाते हैं जहां उषा को पता चलता है कि तस्वीर में दिख रहा वो अजीत का भाई है। हालांकि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और उसकी माँ के सामने सामान्य होने का नाटक करती है। अजीत की माँ ये भी बताती है कि उसे उसकी बुरी आदतों के कारण घर से निकाल दिया गया था। पिंकी उसे सलाह देती है कि वो उसे माफ कर दे क्योंकि वो उसका बेटा है, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ी रहती है। पिंकी उसे अतीत को भूलकर एक परिवार के साथ रहने के लिए मनाती है जो अपराधी को मारने की उसकी योजना का एक हिस्सा था। अजीत के अपने घर वापस जाने की बात कहने पर उषा सहमत नहीं होती और उषा अपने फैसले पर अड़ी रहती है। एक शाम जब पिंकी के माता पिता किसी रिश्तेदार के समारोह में बाहर जाते हैं, पिंकी जाने से इनकार करती है और किसी कारण से अपनी बीमारी का बहाना बनाती है। इसलिए उनके नौकर बाबूलाल को पिंकी पर नजर रखने के लिए कहा जाता है। उनके जाने के बाद पिंकी बाबूलाल के लिए एक जाल बिछाती है, जबकि बाद वाला उसके साथ छेड़छाड़ करने के स्पष्ट इरादे से नशे में धुत होने लगता है। जब बाबूलाल ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो पिंकी का भयानक रूप, सफेद पुतलियों और खून से भरे मुंह को देखता है, जिससे वो डर जाता है और भाग जाता है। उसके नशे की हालत का फायदा उठाकर पिंकी जल्द ही उसे बहलाना शुरू कर देती है। जब वो फिर से नशे में होता है और दूसरी बार उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो सीमा की भयानक प्रेत उसे मार देती है। पिंकी भी ये देख लेती है लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो फिर से प्रेतात्मित हो जाती है। उसके व्यवहार को देखकर उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं और उन्हें शक है कि कहीं उसमें कोई आत्मा तो नहीं है, और ये बात पिंकी सुन लेती है। बाद में वो अपना असली रूप दिखाकर माली को ढूंढती है। पुलिस माली के घर पहुंचती है और वहां पिंकी की घड़ी पाती है, जिसकी वजह से उस पर फिर से हत्या का आरोप लगता है। पिंकी बीच बचाव करती है और उससे बहस करती है क्योंकि पुलिस वाले ने सबूत के तौर पर उसकी घड़ी ले ली थी, जो उसे निकालने की कोशिश में गायब हो जाती है, और वो घड़ी पिंकी ने पहले ही पहन ली है। उसके माता पिता फिर से इसे लेकर चिंतित हैं। उषा अपने घर पहुंचती है और पिंकी उसका स्वागत करती है। पिंकी उससे पूछती है कि घर में कोई नहीं है, जबकि पिंकी मेकअप कर रही होती है। अचानक अपनी सहेली के लॉकेट की वजह से पिंकी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है, इसीलिए वो टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके अपनी सहेली के बालों पर लाल पाउडर डाल देती है, जिससे वो नहाने चली जाती है, जिससे उसका लॉकेट भी उतर जाता है। पता चलता है कि पिंकी ने उसे सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे मार सके, क्योंकि वो पिकनिक पर अपने मंगेतर के बहुत करीब आ रही थी, जिससे उसे अजीत की प्रेमिका उषा की भी याद आ गई। लेकिन जब उसकी सहेली पिंकी को फोन करने की कोशिश करती है तो सीमा का भयानक साया उसे दिखाई देता है, जिससे वो वहां से भाग जाती है और बूथ के एक गार्ड को ढूंढती है जो असल में नशे में है, लेकिन उसे पास के टेलीफोन बूथ के बारे में बताता है। वो रमा को फोन करती है लेकिन भूत के कारण लाइन कट जाती है और वो गार्ड को भी मार देता है। भूत उषा के पीछे है जो खाली कार स्टार्ट करके भागने की कोशिश करती है, जबकि भूत अभी भी उसका पीछा कर रहा है। वो उससे बचने के लिए सामने के दरवाजे की खिड़की खोलती है और एक सुनसान मैदान में पहुंचती है, लेकिन भूत उसकी खोपड़ी नोचने के बाद उसे मार देता है। पिंकी के माता पिता उसे एक ओझा के पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब पिंकी अपनी माँ को अपना सफेद आंखों वाला रूप दिखाती है और धमकी देती है कि अगर वो उसे ओझा के पास ले जाने की कोशिश करेगी या उसे घर के अंदर बुलाएगी या किसी और को बताएगी तो वो उसे और उसके पति को मार देगी। उसकी माँ पूछती है कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रही है।
वो जवाब देती है कि वो पिंकी नहीं है और अजय ही उसके घर जाने का एकमात्र रास्ता है, इसीलिए उसे और अजय को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। ये जाने बिना अजय पिंकी से शादी कर लेता है, जबकि बुरी आत्मा अपने ससुराल वालों के परिवार से बदला लेने जा रही है। अजय की मां रमा के शब्दों को याद दिलाने के बाद एक ओझा को बुलाती है कि पिंकी के उनके घर में प्रवेश करने से कुछ अशुभ हो रहा है, और यहाँ तक कि सीमा की आत्मा भी ये बताती है और उसे चेतावनी देती है कि वो ओझा को ना बुलाए, अन्यथा वो मर जाएगी। सीमा की कहानी सुनने के बाद भी ओझा अपना काम करता है और अजय को उस बर्तन को डालते समय रोकने के लिए नहीं कहता जहां आत्मा को अपने नियंत्रण में रखा गया है। अपना काम करते समय वो एक महिला को छेड़छाड़ करते हुए देखता है, और जब महिला मदद के लिए पुकारती है और वो उसकी बात का जवाब नहीं देता है तो उन गुंडों द्वारा उसका मजाक उड़ाने पर उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। सीमा की आत्मा गलती के कारण मुक्त होने के बाद और पिंकी को वापस पाने के बाद ओझा को मार देती है और उसका भेष धारण कर लेती है। इस तरह अजीत की मां रमा की हत्या कर देती है। अपनी मां की मौत की खबर सुनकर अजीत उषा के साथ घर से निकलने की तैयारी करता है। उषा उसे शांत करते हुए कहती है कि ये अच्छी खबर है, लेकिन ध्यान रहे वो उसकी बातें नहीं समझेगा। लेकिन उषा उसे ये समझाकर शांत करती है कि उसकी सास की आधी संपत्ति अब उनकी होगी और अजय अपने परिवार को उसे लेने के लिए जा सकता है, इसीलिए उसने उसे चेतावनी दी थी। हालांकि उसे संपत्ति पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। वो घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि पिंकी अपने कमरे से बाहर निकल रही है और प्यार से अपना परिचय दे रही है। अजीत डर जाता है और पूछने लगता है कि ये रहस्यमयी मौतें कैसे होती हैं। अजय उसे जवाब देता है कि वो ये सवाल क्यों पूछ रहा है। अजीत इन सभी मौतों के लिए पिंकी को दोषी ठहराने लगता है, लेकिन अजय उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अजीत उसे बताता है कि पिंकी पर एक बुरी आत्मा का साया है, लेकिन अजय उसकी बात से सहमत नहीं होता, जिससे ये बहस छिड़ जाती है कि पिंकी या तो निर्दोष है या दोषी। लेकिन बहस तब रुक जाती है जब उषा अजीत को बुलाकर बात करती है कि अपनी सास की संपत्ति हड़प ले या सास के अंतिम संस्कार का शोक मनाए। वो उसे बताता है कि उसने पिंकी के शरीर में सीमा की झलक देखी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं होता क्योंकि उन्होंने उसे दफना दिया था। वो उसे बताता है कि उसने सिर्फ उसकी लाश दफनाई है, उसकी आत्मा नहीं। वो कहता है कि उसकी हमेशा जीत होती है और सीमा की आत्मा को नष्ट करने की योजना बनाता है। सीमा की आत्मा पिंकी के शरीर से निकल जाती है और अजीत को झूठा साबित करने की योजना बनाती है। अजीत, उषा और अजय के साथ पिंकी को एक दूसरे ओझा के पास ले जाता है, ये जांचने के लिए कि अजीत झूठ बोल रहा है या नहीं। हालांकि ओझा उस पर विश्वास नहीं करता। वो उसे पिंकी के गले में बांधने के लिए एक ताबीज देता है और उसे बताता है कि कोई भी आत्मा उस लड़की पर कब्जा नहीं करेगी। इसी बीच उषा को अपने कमरे की छत से अपने माथे पर खून की बूंदें गिरते हुए महसूस होती हैं। खून की बूंदें उसके बिस्तर पर तकिए पर भी गिरती हैं। वो फिर डर के मारे भागती है और फोन करती है, लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठाता और फोन लाइन अदृश्य रूप से सीमा की आत्मा द्वारा संचालित होती है। अंतहीन भय का अनुभव करती है और सीमा के प्रेत को उसे मारने के लिए उसके सामने खड़ा देखती है। वो पूछती है जैसे कि वो उसे जानती है या नहीं। उषा फिर डर के मारे भागती है, लेकिन सीमा की आत्मा को हर जगह, हर नुक्कड़ और कोने में देखती है। वो आत्मा को राक्षसी प्रेत उसके कपड़े उतारने लगता है, उसका गला घोंट देता है और उसे पानी के एक डिब्बे में डुबा देता है। अजीत और अजय पिंकी के साथ उनके घर पहुंचते हैं, जो पिंकी अजय पर अपने भाई के आदेश का पालन करने, उसे ओझा के पास ले जाने और उसका अपमान करने के लिए नाराज है। फिर अजय उसके गले से तावीज निकालता है और उसकी खातिर अपना लॉकेट भी निकालता है और दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। अजीत घर पहुंचता है, लेकिन राक्षसी प्रेत द्वारा उस पर हमला किया जाता है, लेकिन वो भागने में सफल हो जाता है और जीप स्टार्ट करके उस जंगल की ओर चला जाता है जहां उसने उसे दफनाया था। पिंकी और अजय भी अजीत के पीछे जाते हैं, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन सीमा की आत्मा भी उसकी जीप के सामने प्रकट होती है। वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वो अपनी जीप पीछे की ओर मोड़ता है, लेकिन सीमा की आत्मा भी उसके पीछे मुड़ जाती है, उसका रास्ता रोक लेती है। फिर वो जीप स्टार्ट करता है और आगे जाता है। वो उस राक्षसी पर जीप चढ़ाने की कोशिश करता है, जहां वो थोड़ा कामयाब होता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकता और वो उसे मारने के लिए फिर से उसकी जीप पर सवार होकर आती है। वो उस जीप को लगातार घुमाता रहता है जब तक कि वो कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच जाता जहां उसे दफनाया गया था। फिर वो अजय और पिंकी समेत उसके बाकी के परिवार के सदस्यों पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन अजय फिर से सीमा के राक्षसी रूप पर जीप चढ़ा देता है, जिसका एक हाथ उसके शरीर से अलग होकर अजीत को खींच लेता है और दिव्य शक्तियों से उसे अपने आप दफना देता है। अजय तलवार लेता है और उसे अजीत के कब्रिस्तान पर वार करता है। फिल्म का अंत अजय और पिंकी के खुशहाल जीवन के साथ होता है। तो दोस्तों, ये थी खूनी पंजा 1991 की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेन्ड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बताइए कि अगली कौन सी हॉरर फिल्म एक्सप्लेन करनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ और स्टे स्पूकी।